नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की अदालत में धरनों की गूंज रही। मामला फैज़ाबाद धरने का था। उस धरने का मास्टरमाइंड कौन था, किसने रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल किया, कैसे जत्थों को इजाज़त दी गई कि वो रियासत के सिंबल्स को ज़ेर दस्त करने की कोशिश करें, हुकूमतों को डिसरप्ट करें, और कैसे उनको सहूलत फराहम की गई। धरनों की जब बात निकली तो धरने पुराने भी याद आए। मौलाना जो कैनेडी हैं उनका नाम भी सामने आया। तारुल कादरी साहब को कैसे कनाडा से यहाँ पर लाया गया, धरनों का एहतमाम किया गया। इसमें जो बहुत अहम किरदार आया इस तमाम प्रोसीडिंग्स में, वो एफिडेविट था जो अफसार आलम साहब ने सबमिट किया। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। दूसरे पैनलिस्ट के साथ इनका मुफस्सल तारुफ अभी करवाता हूँ। उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बताया कि बतौर पैमरा चेयरमैन उनको किस किस्म के मसाइब का सामना करना पड़ा, किस किस्म की रुकावटें आईं, किस किस्म की धमकियाँ आईं, और किस तरीके से रियासत के इदारों के नुमाइंदगान ने उनसे काम निकलवाने की कोशिश की ताकि ख़ास किस्म का बयानिया धरनों के हवाले से और धरना करने वालों के हवाले से बनाया जा सके। ये बहुत संजीदा मामला है। जो अक़वाम अपने माजी से सीखती नहीं है, उस माजी के अंदर जो बुरे किरदार हैं उनका एहतसाब नहीं करती हैं, वो बुरे तरीके से हाल गुजारती हैं और मुस्तकबिल भी उनका तजब्ज़ब का शिकार रहता है। तो अफसार आलम साहब साबिक़ चेयरमैन पैमरा तज्ज़ियाकार, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में हसन अयूब खान साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, कोर्ट के मामलात और सियासी मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, आपको भी बहुत शुक्रिया। दो जय्यद सियासतदान, राना तनवीर हुसैन साहब हमारे पास मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया, और मुराद राज साहब इस्तेहकाम पार्टी की तरफ से, इन दोनों का भी शुक्रिया। आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं स्टूडियो यहाँ से इसका आगाज़ करूँ। एक तो अफसार, माई पर्सनल कॉम्प्लीमेंट टू यू, क्योंकि नाज़रीन को ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा वक्त भी था कि जब दो लफ्ज़ कहना आपको चैनल से निकलवा सकता था, और वो दो लफ्ज़ क्या से, अफसार आलम। अफसार आलम का नाम टीवी पर चलना या ट्वीट में चलना जो था वो गुनाह कबीरा समझा जाता था। और आज चीफ जस्टिस और अदालत के अंदर आपको एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया गया कि ऐसे आपको स्टैंड लेना चाहिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ज़रा इसके ऊपर आइएगा, आप प्रोसीडिंग्स को ऐसे ही समझते थे कि इतने फैलाव के साथ, इतनी तफसील के साथ और इतने सब्सटेंस के साथ चलेंगी, या आपके ख्याल में था कि आज हैरानकुन हद तक अदालत की तरफ से खुली आवाज़ सामने इन धरनों पर? देखिए तलत साहब, आपको पता है हम दोनों ने करियर साथ शुरू किया। हमारी कोई ऐसी ख्वाहिशात कभी भी नहीं रही कि हमें बहुत बड़ा कोई रोल मिले या बहुत बड़ी शख्सियत समझा जाए। ऐसे ही हैं हम, और ना मुझे आज अंदाज़ा था कि ये कोई इतना ज़्यादा इसका फैलाव होगा, ना ही मैंने इस नीयत से ये सब किया था। वो तो एक फ़ैसला आया फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, जिसमें पैराग्राफ 35 और 36 ये कह रहे थे कि पैमरा ने अपनी स्टैट्यूटरी जो ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन, वो पूरी नहीं की। उससे मुझे तकलीफ़ हुई क्योंकि उस वक्त मैं चेयरमैन था, और उसके 3 वीक्स बाद मुझे निकाल दिया गया कोर्ट के ज़रिए। तो मैं उस रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाह रहा था। तो मैंने बात की 2-3 टीवी चैनल पे, और जिसके बाद हेयरिंग हुई तो मैं उसमें पिछले माह सितंबर में हेयरिंग हुई, 28 सितंबर को हुई थी। तो मैं चला गया, तो वहाँ जो बेंच था, बेंच इस पर काफ़ी मुस्तरब था आई वुड से। उन्होंने कहा कि जी लोग टीवी पे बात करते हैं, और अगर सच बोलना है तो हमारे सामने आके यहाँ लिख के सच बोलें। तो मेरी ये कमिटमेंट है अल्लाह के साथ और इस धरती के लोगों के साथ कि अगर मैंने कोई काम किया है, टैक्स पेयर्स के पैसों से मैंने कोई तनख्वाह ली है, तो मैं जवाबदेह भी हूँ। और अगर मुझे ये चैलेंज किया जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि जो सच है वो खड़े और गवाही दो, और मेरा मज़हब ये कहता है कि जब गवाही देने का वक्त आए तो गवाही दो। तो मैंने जो अपनी आंखों से सच देखा है, तो जर्नलिज्म क्या है, जो आप देख डॉक्यूमेंट करना ना, सच डॉक्यूमेंट करना और सच बाहर लाना। तो आप गो बैक टू द स्टूडियो। अब सर योर पॉइंट में गो अहेड। अच्छी बात की है, मैं दोनों ने, मेरा ख्याल है कि वाज़ेह कर दिया है। राना तनवीर साहब ने तो फैज़ का नाम भी ले लिया कि हमें सब पता था कि वही करवा रहा है, और मुराद राज साहब ने जो कहा कि अंडरस्टैंडिंग से आए थे, और हमें बताया गया था कि कुछ होगा, और लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो वापस आ गए। बदकिस्मती है इस मुल्क की, इसीलिए तो हम आगे नहीं जा रहे। तरक्की क्यों नहीं हो रही? बदनीयती की वजह से तरक्की नहीं हो रही। इस मुल्क में कमी किसी चीज़ की नहीं है। इशू ये है कि जिसका जो काम है वो नहीं करता, और मैंने सिर्फ अपनी ये कोशिश की है कि जो कुछ मुझे पता था वो मैं आवाम के सामने ले आऊँ। मैंने कोई बहुत तीर नहीं चलाया, बहुत बड़ा काम नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कदा कलामी कि आपके एफिडेविट के अंदर जो सियासी क़यादत है
उसके ऊपर भी पूरा पैरा है। किस तरह मरियम औरंगजेब आपको कॉल करती रहीं, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में वो कॉल करती रहीं, फिर आपने उनसे बाकायदा रिटन डायरेक्टिव्स मंगवाए। तो ये सेंसरशिप जो है ये सिर्फ अपारा से या पिंडी से नहीं आती, ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी आई ना आपके पास। देखिए, मैं आपको एक मज़े आज दिलचस्प बात हुई कोर्ट में, मैं वो एक अगर आप इजाज़त दें तो छोटी सी है सुना देता हूँ। मुझसे बेंच ने पूछा कि जो मौजूदा चेयरमैन है उनसे वो बार बार पूछ रहे थे आपको किसने कहा, हु टोल्ड यू कि आप ये रिव्यू पिटिशन फाइल करें और किस आप विड्रॉ कर रहे हैं आप, वो नहीं बता रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा आपके तजर्बे के मुताबिक क्या हो सकता है। मैंने कहा मेरे तजर्बे के मुताबिक तो, क्योंकि मैंने वहाँ काम किया हुआ है। किस तजर्बे, गोली वाले तजर्बे की पूछ रही थी किसके? वहाँ पैमरा के बतौर चेयरमैन आपको बहुत सारे तजर्बात हुए तो जी वो हाँ बहुत सारे हुए। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज भी बैठे हैं आपको। तो वो उन्होंने कहा आप अपने तजर्बे के मुताबिक बताएं कि किसने इन्हें कहा होगा। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता इन्हें किसने कहा, लेकिन तजर्बे के मुताबिक आपने मुझसे डायरेक्ट पूछा तो मेरा जवाब देना फ़र्ज़ है। मैंने कहा मेरे तजर्बे के मुताबिक या तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा होगा या एजेंसीज ने कहा होगा। ये मैंने कोर्ट में कहा है। एक बात जो मैं नहीं कह सका क्योंकि वो कोर्ट टाइम भी नहीं ज़्यादा देती ना, वो ये था कि अगर इन्हें मिनिस्ट्री ने भी कहा है ना तो मिनिस्ट्री को भी किसी एजेंसी ने ही कहा है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में कहानी के तमाम हिस्से जो हैं उनको पुर करना चाहिए ना। पॉलिटिशियंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नवाज शरीफ की काबीना के मेंबरान दोनों वक्त, 2014 के वक्त भी, 2017 के वक्त भी, ऑल ऑफ दीज पीपल नीड टू कम आउट एंड डॉक्यूमेंट। नहीं, इसके अलावा सिर्फ आपका एफिडेविट घूमता रहेगा। डेफिनेटली आई टोटली एग्री विद यू। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पॉलिटिशियंस आज ये नहीं करते तो आने वाले वक्त में नुकसान उठाएंगे। और हो सकता है ये वैक्यूम है पॉलिटिशियंस की तरफ से इन चीज़ों का ना खुलना, ये वैक्यूम कोई ना कोई और फिल करेगा, कोई और पॉलिटिकल फोर्स फिल करेगा। लेकिन राणा साहब तो कहते हैं कि सबको पता है, हमने तो बताया। इस तरह नहीं होता ना। मैं ट्वीट्स करता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता है मुझ पर क्यों हमला हुआ था, इन ट्वीट्स की वजह से हुआ था ना। तो वो कब की बात है, इतनी पुरानी बात है ये। और मैं ख़त लिख चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ जस्टिस को। ये जो आप बाहर आके एक बाकायदा एक अदालत में एक फोरम पे बयान हल्फी देते हैं ना, आप ये इसकी कानूनी हैसियत है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया आपने इस चीज़ को। तो ये करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए कि हुकूमत मैंने तो नहीं करनी ना आपने करनी है, हुकूमत तो नहीं सियासतदानों ने करनी है ना, और सारी उम्र करनी है। तो अपनी हुकूमत बेहतर करने का, ये जो है ना जी कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, आपको तो सब पता है, ये चलना नहीं है। अब जिस नहज पे हालात इस मुल्क के आ चुके हैं, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। या सियासतदान ले लें जिम्मेदारी मुल्क चलाने की या ना लें। ये दरमियान में मिन नहीं लेंगे जिम्मेदारी। ऐसे नहीं, मेरी जाती राय है कि ये लोग नहीं लेंगे। बारे में जो रिटायर होके गोल्फ खेल, जो गोल्फ की स्टिक्स भी उनकी खिंच गई हैं, वो इतने पुराने रिटायर हो, उनके नाम नहीं ले रही है। देखिए ये तो यही जवाब देंगे। मैं तनकीद नहीं करना चाहता इन पे, तजिया तो कर लेना। मैं तजिया कर सकता हूँ। मैं ये मेरा ये ख्याल है कि अगर आपकी कमिटमेंट है अल्लाह के साथ, अपने ज़मीर के साथ और धरती के साथ और उसके लोगों के साथ, जिसके लिए आप सियासत करते हैं, जिसके लिए आप वोट मांगने जाते हैं, और जिसकी बेहतरी और खुशहाली के लिए आप काम करना चाहते हैं, और फिर आप हमें ड्राइंग रूम्स में खानों में बुला के और बिठा के बताते हैं कि साना इंज हो गया तो साना इंज हो गया, वो तभी मुमकिन है जब आप वाकई आप अपने अल्लाह के सामने जवाब दें, वो खड़े हों रात को और कहें कि या अल्लाह मैं ये इसी को सच समझता, मैंने ज़िंदगी गुजार ली, अच्छी गुजारी, अब मैं ये कर्ज़ है मेरा कौम पे कि मैं ये सच दे के जाऊँ, उसको दे दें, सच दे दें, कुछ किसी की सज़ा ना मांगें, किसी को कटहरे में ना खड़ा करवाएं, सच दे जाएं। कम से कम सच तो एक बार बाहर आ जाए, इस ख़ास अरसे का कम से कम आ जाए, आखिरी 4-5 सालों का, 6 सालों का ही आ जाए, उसके बाद पिछला रहने दें, उससे आगे शायद मेरा ख्याल है। जो कि वो फाइन पीपल, ठीक है, सियासत में आए हैं, थोड़ी उम्र कम है, नए आइडियाज़ के साथ आए हैं। अगर इस तरह की स्टेटस को की बातें इन्होंने भी करनी है ना कि ये तो मैं तो रियलिस्टिक हो रहा हूँ, रियलिस्टिक ना हो, और ये रियलिस्टिक होना नहीं है। इस वक्त जो हालत है हमारे मुल्क की और लोगों की, हम इसमें से कभी नहीं निकल सकेंगे। हम बांग्लादेश से कभी बराबर भी नहीं जा सकेंगे, इंडिया के बराबर नहीं जा सकेंगे, अगर हमारे सियासतदानों की ये सोच रही, ये डिफीटिस्ट सोच रही जो इस वक्त है। इनकी जिम्मेदारी है कि कौम इनको वोट दे, मुंतखब करे और हुकूमत दे, और इनकी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत लें इख्तियार के साथ
और जिम्मेदारी पूरी करें और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। ये नहीं है कि मेरा काम तू कर दे, अदर काम तू कर दे, जाके आउटसोर्स ना करें और फिर कहें साढ़े हाथ कुछ है नहीं, साढ़े हाथ कुछ है नहीं। ये ना करें। आपकी इस बात के ऊपर आपको पता है बहुत सारे सियासतदानों के सर के ऊपर एक बबल बन रहा होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि ऐसे ना करने वाली गल नहीं, ये फिर सियासत छोड़ दें। सो पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स तो है ना अपने, बिल्कुल ठीक है। मैं मुत्तफिक हूँ कि ये इनकलाब नहीं, ना मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं, ये इनकलाब, सियासतदान इनकलाब नहीं लेके आता, इनकलाबी नहीं होते, वो एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं। मैं भी उसी एवोल्यूशन पे बिलीव करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक सिचुएशन है, आप कम अज़ कम, और यही जो धरने की चले बात कर लें, आप कम अज़ कम जो सच है वो तो बाहर ले आए। हमारी क्या रियलिस्टिकली कोशिश क्या है हमारी और सियासतदानों की, कि जो एक आइन है, जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो लिखा है आपका काम मेरा काम, हम उसके मुताबिक काम करें, अपने दायरा कार में रहें। ठीक, सच सामने आने से इसकी उम्मीद पैदा भी होगी और मजबूत भी होगी कि हर कोई अपने अपने दायरा कार में रहेगा। जिसने आपकी स्पेस छीनी है वो वापस आपको देगा। ये नहीं होगा कि टिकटिकियां लग जाएंगी डी चौक पे, फांसियां लगाना शुरू हो जाएंगे, ये नहीं है। तो सच बोलने से कम इसकी उम्मीद पैदा होती है। लेकिन एक बात उनको करनी चाहिए थी आज कोर्ट में ना, कि सब पूछ रहे थे कि ये रिव्यू सब ने इकट्ठा क्यों फाइल किया। आज कोर्ट में ये बात हुई थी, तो बात, उसका जवाब बड़ा इजी और बड़ा सिंपल था। कोर्ट ने पूछा बार बार। हाँ जी, पूछा ना, नहीं पूछ सकता। नहीं, कोर्ट ने पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। रिव्यू पता क्यों फाइल किया था? रिव्यू इसलिए था कि उन मौसूफ की जो 2 स्टार से 3 स्टार उन्होंने प्रमोट नहीं हो सकते थे, उन्होंने उसको रिव्यू की आड़ में कि रिव्यू फाइल हो चुका है, कार्रवाई वो हुई नहीं, तो वो 2 स्टार से 3 स्टार हो गए थे। तो ये उनका सारा काम हुआ, यानी ये एक रीजन थी। तमाम के तमाम जो है ना, इसमें पीटीआई भी आ गई, शेख साहब भी आ गए, पता नहीं ज़ियाउल हक साहब भी आ गए, ज़ियाउल हक साहब भी आ गए, फिर एमक्यूएम भी आ गई, ये तमाम जमातों ने रिव्यू फाइल कर दिए। तो पर्पस तो ये था, वो देखिए उस शख्स ने उस जमाने से सोचा हुआ था कि मैंने जो है ना 4 सितारे लगाने हैं अपने आप। ये बड़ी और ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सारी, मतलब आप कह रहे थे ना कि जो पेरेंट ने करना है, पेरेंट डिपार्टमेंट के पेरेंट ने करना है, वो से काम ऐसे उसने किए हैं। ये बात मतलब वाजे सबके सामने, इट्स रिटन ऑन अ वॉल, कि नजर आ रहा है कि उन्होंने अपने तौर पर किए हैं। ओके।